साथियों नमस्कार, जय श्री राम, जय बालाजी की। आज जो मैं टॉपिक आज के वेबिनार में डिस्कस कर रहा हूँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके लीगल राइट से जुड़ा हुआ है। एक ऐसे राइट्स जो आपको संविधान ने दिए पर कुछ निकम्मे किस्म के लोग उन अधिकारों को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। साथियों, वी आर हैविंग द राइट टू गेट द लाइफ एंड लिबर्टी, और ये एक जेन्युइन राइट है, एक फंडामेंटल राइट है, एंड नो वन कैन टेक अवे द सेम इवन बाय एनी अथॉरिटी। इट कुड नॉट बी टेकन अवे। अगर इस अधिकार को लेना है तो उनको एक प्रक्रिया जो है अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और ऐसी प्रक्रिया कानून के द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। क्लियर है साथियों? कई बार आपने देखा है कि लड़कियां जब अपने पति से अलग हो जाती हैं और अपने पीयर जाके बैठती हैं तो उनको यूजुअली उनके एडवोकेट्स के द्वारा ये सलाह दी जाती है कि आप केसेस फाइल करो, क्योंकि उन्हें ये बताया रहता है कि कानून जो है आपके साथ में है। अगर आप केसेस फाइल करोगे तो लड़का जो है झुकेगा, मरेगा, और ख़ासकर जब उसके घर वाले भी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो अल्टीमेटली लड़का जो है और दबाव में आएगा। और अगर हम चाहते हैं 20 लाख तो अल्टीमेटली लड़का जो है 3 गुना 4 गुना अमाउंट जो है पटक के जाएगा। 50% मामलों में हमारे लड़के जो हैं वो डर जाते हैं और जाके राजीनामा कर लेते हैं। ऐसे लड़के नहीं हैं, ये दोगले हैं बेसिकली। ये मैं साफ कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सही मायनों में मेंस राइट को बचाना चाहते हो तो आपको आगे आना होगा, लड़ना होगा। आपके लिया हुआ जजमेंट, चाहे वो कोर्ट के बाहर हो या कोर्ट के अंदर हो, ये आगे आने वाली पीढ़ी के राइट्स को जो है डिटरमिन करेगा। क्या आप चाहते हो आगे आने वाली पीढ़ियाँ इन दुष्ट महिलाओं की गुलाम हो? ऐसी महिलाएं जो केवल और केवल पति को दबाकर उसके घर वालों को एक्सटॉर्ट करके उनसे भारी भरकम राशि जो है निकालना चाहती है। हर महिला गलत नहीं है, पर जो गलत है उनको ये वीडियो और उसमें अंकित तथ्य, अंकित शब्द जरूर प्रभावित करेंगे, और निश्चित तौर पे वो अपने गुस्से का प्रदर्शन कमेंट बॉक्स में जरूर करेगी। तो उन्हें करने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हमारा मकसद है कि उन तक ये वीडियो पहुंचाना, ताकि ये एक आई ओपनिंग वीडियो है उन पुरुषों के लिए जो चुपचाप घर बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं कि हम कैसे लड़ें, और वो चाहें तो मेरे कार्यालय से कभी भी आकर चूड़ियाँ जो है प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप चूड़ियाँ पहनो और जो लड़ने वाले हैं वो कंटिन्यू करो वीडियो को। कुछ सिखाने जा रहा हूँ उसको सीखो, और जो बात कहूँगा वो मेरी अपनी बात नहीं है, वो गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसको समझना होगा और उसके अनुसरण में एक्ट अपॉन करना होगा। अगर एक्ट अपॉन नहीं करा तो कोई मतलब नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ियाँ कोसेंगी आपको और कहेंगी कि ये पैदा ना होते तो आज हम गुलाम ना होते। तो उनकी आवाज़ें सुन लो, अभी भी आ रही हैं। तो कहने की बात यह है कि आपको लड़ना होगा आपके राइट्स के लिए। और जो टॉपिक मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ये टॉपिक जुड़ा हुआ है मेंस राइट से, जिसमें अधिकार तय हुए हैं एक परिवार के जो कि झूठे फंसा दिए गए थे दहेज प्रताड़ना के मामले में, और प्रोसीडिंग को वहाँ पर रद्द किया गया। और सबसे हैरानी की बात थी कि घर वालों के अलावा कुछ कजन्स थे, उनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया, और वो हाईकोर्ट तक हार गए। अगर इनकी जगह मैं और आप होते तो हम तो हिम्मत ही हार जाते कि भैया कोर्टों में क्या रखा है, कुछ तो मिलता नहीं है, याचिका लगाते हैं, हार जाते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो इनका फाउंडेशन वर्क था उसको मजबूत किया, सारी बातों को लिखा, निचली कोर्ट से हार गए, उसके बाद हाई कोर्ट तक हार गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, तो जो इनका सब्सटेंस था वो कंसिडर हुआ और इनको राहत भी मिली। तो इस केस के फैक्ट्स क्या हैं, पॉइंट्स क्या हैं, इनको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है ताकि हम बात को समझ कर उसके अनुसरण में वर्कआउट जो है कर सकें। क्लियर है? सबसे पहले आप नोट कीजिए जजमेंट का नाम। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका क्रिमिनल अपील नंबर है 494/2023। बिल्कुल रिसेंट जजमेंट है, और जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है 6 दिसंबर 2023 को। महालक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का ये जजमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम कोई स्पेशल लीव पिटिशन पेश करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर पिटिशन को जो है जब एडमिट किया जाता है तो हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट लिखता है लीव ग्रांटेड। यहाँ पर जब लीव ग्रांट होती है तो उसके बाद इस मैटर को एज ए क्रिमिनल अपील जो है वो हर्ट किया जाता है और डिस्पोज ऑफ किया जाता है। या तो ये अपील एक्सेप्ट होगी या ये अपील खारिज होगी। क्लियर है? यहाँ पर कोर्ट ने जो है पक्षकारों को सुना। फैक्ट्स क्या थे कि जो अपीलेंट नंबर 1 है या अक्यूज नंबर जो 1 है ये है महालक्ष्मी, जो इस केस की प्राइम अक्यूज है। ये सिस्टर है अक्यूज नंबर 1 की, जो कि है श्रवण कुमार, जो कि पूर्व पति है इन्फॉर्मेंट या परिवादी या रेस्पोंडेंट नंबर 2 का, जिसका नाम है रेखा। इसके अलावा जो अपीलेंट नंबर 2 और जो 3 हैं ये कजन्स हैं अक्यूज नंबर 1 के, और जो अक्यूज नंबर 4 है जिसका नाम है अर्चना, ये वाइफ है अक्यूज नंबर 3 या अपीलेंट नंबर 3 की। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्यूज नंबर 1 जो है जिसका नाम है श्रवण कुमार, और जो इन्फॉर्मेंट है जिसका नाम है रेखा, इनकी शादी हुई थी 29/6/2015 को। जो रेखा है उसने एक रिटर्न कंप्लेंट दी
जिसके कॉन्सिक्वेंस में एक एफआईआर जो है दर्ज हुई, और ये एफआईआर दर्ज हुई 26/11/2016 को। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते हुए चल रहा है। तो इससे हमको ये मालूम पड़ रहा है कि शादी के करीबन 1.5 साल बाद ये मुकदमा जो है दर्ज हुआ है। ये मुकदमा जब दर्ज हुआ तो उसमें पुलिस ने एफआईआर में जो सेक्शंस जोड़े वो थे सेक्शन 498A, सेक्शन 506 आईपीसी, इसके अलावा सेक्शन 3/4 डीपी एक्ट को भी जो है यहाँ पर जोड़ा गया। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि कर्नाटका जोन में चांसेस कम होते हैं एफआईआर लगने के। यहाँ पर पुलिस ने जो है अक्यूज़ को चार्जशीट कर दिया, और 20/7/17 को, मतलब रिपोर्ट करने के करीबन 8 महीने के बाद जो है पुलिस ने निष्कर्ष दिया कि ये लोग जो है दोषी हैं और इनके विरुद्ध चार्जशीट के जो है ग्राउंड्स बनते हैं। जिसके बाद जो अक्यूज़ नंबर 1 है और जो अपीलांट है और जो कंसर्न अक्यूज्ड है, इन्हें जो है सम्मन किया गया बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट। जिसके बाद इन्होंने डिस्चार्ज जो है फाइल किया, बट इट हैज़ बीन रिजेक्टेड। दे हैव मूव बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर द क्वेश्चनिंग ऑफ द एंटायर चार्जशीट। और एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट क्वेश्चनिंग जो है वो मेंटेनेबल है। कई लोग जो है मिसलीड करते हैं कि मेंटेनेबल नहीं है, इसमें कई लॉ जो है आ चुके हैं। देयर इज़ नो नीड टू बी कन्फ्यूज्ड। ये पिटिशन जो है सुनवाई की गई, और करीबन 2 साल बाद मीन्स 21 मार्च 2019 को ये पिटिशन में जो है रिजेक्ट हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सेप्टेड पोजीशन क्या है कि जो अक्यूज नंबर 1 है, मीन्स जो कंसर्न हस्बैंड है उसकी जो बहन है अपीलेंट नंबर 1, इसकी भी मैरिज हो चुकी है 2 मई 2013 को। मीन्स इसकी मैरिज जो है वो हस्बैंड की मैरिज से, मतलब जो इस लड़की का हस्बैंड है उसकी मैरिज से काफ़ी टाइम पहले जो है वो हो चुकी थी, और ये अपने पति के साथ जो है कनाडा रह रही है। तो अक्सर ये होता है कि किसी की बहन की शादी अगर उससे पहले हो गई है और उसकी बहन जो है डिस्टेंट प्लेस पे रह रही है, और ऐसे प्लेस पे जहाँ से इंडिया आना या कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में जहाँ से उस जगह पे आना नामुमकिन है, तो वहाँ पर इंटरफेरेंस की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। बट उनको इन्वॉल्व क्यों किया जाता है? क्योंकि ये लोग बैड है। ये लोग जानते हैं कि अगर हम आरोप लगा देंगे तो ये लड़का झुकेगा, क्योंकि इसकी बहन, इसका जो कंसर्न, इनके घर का जवाई जो है वो डरेंगे, और अल्टीमेटली जैसा हम चाहते हैं वैसा हम एक्सटॉर्ट कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू बी एक्सटॉर्ट। अगर ये ऐसा करते हैं तो आप भी इनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई करो, काउंटर केस करो, पर कम से कम हमको सरेंडर नहीं होना है। क्योंकि ऐसे फैक्ट्स जो हैं, ऐसे फैक्ट्स कई एनआरआईज के हैं जहां पर उनकी बहनें जो हैं इंडिया से बाहर हैं, वो खुद भी बाहर हैं और उनके माता पिता इंडिया में होते हैं, बट उनको तंग करने के लिए इस तरह की एफआईआर जो है वो दर्ज कराई जाती है। कोर्ट ने कहा कि हमने यहाँ कंप्लेंट को पढ़ा, चार्जशीट को पढ़ा। जो कंसर्न लेडी है जिसका नाम रेखा है, उसने एलिज किया कि फरवरी 16 में जो अपीलेंट नंबर 1 है महालक्ष्मी, उसने कंसर्न्ड प्रोसिक्यूट्रिक्स को या कंप्लेनेंट को जो है वो हैरेस किया। इसके बाद इसकी जो बिलोंगिंग्स थी उसको भी जो है कचरे के डब्बे में फेंक दिया। और जो ओनली एलिगेशन है कि उसने सामान उठा के फेंक दिया, ये भी सपोर्टेड बाय सब्सटेंस नहीं है, केवल जल्दबाजी में विदाउट एनी एविडेंस चार्जशीट को जो है पेश किया गया है। यहाँ पर अधिकांश एडवोकेट्स का या कोर्ट का व्यू ये होता है कि अगर इतनी सी भी एविडेंस फाइल पर है तो आई थिंक दैट चार्जेस शुड बी फ्रेम्ड। बट चार्जेस फ्रेम करने का मतलब ये नहीं कि हल्की सी एविडेंस से आप चार्ज फ्रेम कर देंगे। एविडेंस शुड बी ऑफ सच नेचर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कुड ड्रॉ एन कंक्लूजन कि प्रीमिया फेशियल केस जो है वो मेड आउट हो रहा है। बट जनरल एलिगेशंस है कि जैसे गालियाँ बकना, सामान उठा के फेंक दिया, और बिना स्पेसिफिकेशन का अगर ये आरोप है तो किसी भी रूप में ये स्पेसिफिक क्रुएल्टीज कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं एज फार एज 498 आईपीसी एंड सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी इज कंसर्न। साथियों, यहाँ पर जो रिमेनिंग अक्यूज थे उनको भी यहाँ पर कंसर्न किया गया कि जो चार्जशीट है वो केवल एलिज करती है कि ये लोग जो है प्रेजेंट थे और इन लोगों ने प्रयास किया, पर प्रयास जो है वो असफल रहे समझाइश की। साथियों, यहाँ पर सभी अक्यूज पर्सन का कहना है कि एलिगेशन जो है वो फॉल्स है, इनकरेक्ट है। यहाँ पर ये फैक्ट भी एडमिटेड है कि जो कंसर्न अपीलेंट नंबर 1 है, ये शादी के बाद से जो है कनाडा में रह रही है, और कुछ समय के लिए इंडिया में आई थी, कुछ टाइम के लिए इंडिया में रही, मीन्स 15 से 20 दिन के लिए। और इसी बीच इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए, इसकी उपस्थिति को दिखाते हुए ये आरोप जो है वो लगा दिए गए हैं। पर इन आरोपों को सपोर्ट करने के लिए कोई भी सब्सटेंस जो है वो फाइल पर नहीं है। और जो दूसरे अक्यूज हैं वो भी सेपरेट रिसाइड करते हैं, जिस सिनेरियो में अगर ये रिसाइड सेपरेटली कर रहे हैं तो इनका फिजिकल इंटरफेरेंस या एक्यूट इंटरफेरेंस जो है वो अज्यूम नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने कहा लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है विच इज़ लायबल टू बी कॉन्सिडर्ड। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डिक्री ऑफ डिवोर्स जो है यहाँ पर पास हो चुकी है, मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, और कंसर्न जो कंप्लेनेंट है उसने भले ही यहाँ पर डिक्री को चैलेंज करने के लिए पिटिशन दाखिल करी है, बट उसका कोई भी इम्पैक्ट इनके केस पे जो है वो नहीं पड़ेगा। तो कोर्ट ने कहा कि जो चार्जशीट है, जो कंप्लेंट है, उसके अनुसरण में हम इस तथ्य पर या इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो असर्शंस हैं ये सिंपल हैं और वेग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और आपको एक बार मैं ध्यान दिला दूँ
कि कैकशा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट आप सबके जहन में होगा। इसके अलावा के सुब्बा राव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना का जजमेंट आपके जहन में होगा। इसके अलावा राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट जो है आपके जहन में होगा। इसके अलावा गीता मल्होत्रा बनाम स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट आपके जहन में होगा। और सबसे अच्छा जजमेंट प्रीति गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, ये भी आपके जहन में होगा। ये सब जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट हैज़ बिकम द प्रैक्टिस टू इन्वॉल्व द डिस्टेंट रिलेटिव। इसके अलावा अगर आरोप सामान्य है, जनरल है, स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है और ऐसा लगता है कि इन्हें इम्प्लीकेट करके एक्सटॉर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, इन दैट सिनेरियो नो ऑफेंस वुड बी मेड आउट इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक डिटेल एंड एलिगेशन। तो कोर्ट ने कहा कि जो भी तथ्यात्मक स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में वी हियर बाय क्वेश द क्रिमिनल प्रोसीडिंग एज एलिगेशंस आर जनरल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल बी ओपन टू द कंसर्न प्रोसिक्यूटर्स टू सिक्योर रेमेडी एज पर लॉ। तो कहने की बात यह है कि जब कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा है तो वहाँ पर झिझकना नहीं चाहिए कंसर्न ट्रायल कोर्ट्स को, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को डिस्चार्ज करने के अंदर। पर हम देखते हैं कि आजकल ये ट्रेंड ही बन गया है कि चार्ज लगा दो जी। सबसे पहले ये देखना है कि फैक्ट्स क्या है, दूसरी बात फैक्ट्स का स्पेसिफिकेशन क्या है, तीसरी बात सब्सटेंस क्या है और चौथी बात जो एलिगेशंस हैं वो क्या लॉ को वायलेट कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि जब भी आपके केस में एफआईआर है आप ज्ञापन जरूर दें। अगर ज्ञापन दे दिया है तो उसके बाद अगर चार्जशीट है तो वहाँ पर डिस्चार्ज मूव करें। डिस्चार्ज मूव करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है और ऑर्डर जो है वो रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो वहाँ पर आप हाईकोर्ट जाइए या सुप्रीम कोर्ट जाइए, सफलता मिलेगी। पर कहने की बात है कि आपका फाउंडेशन वर्क स्ट्रांग होना चाहिए। एक ऐसे पॉइंट्स जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं, एक ऐसे पॉइंट जिस पर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, अगर उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने बाइट अप्लाई नहीं करा है एंड इट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ अनफेयर इन्वेस्टिगेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ द एलिगेशंस आर वेग सिंपल और उसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो इस सिनेरियो में क्रिमिनल केस नहीं चल सकता है कंसर्न अक्यूज पर्सन के विरुद्ध। तो साथियों इस केस में बड़ी राहत मिली कि रिलेटिव जो है डिस्टेंट थे, उसके बाद उनको इन्वॉल्व किया गया, उनको हैरेस किया गया। तो कहने की बात ये कि अगर आप डिस्टेंट रिलेटिव हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं तो ये प्रोटोकॉल को अडॉप्ट कीजिए और उसके अनुसरण में जो है वर्कआउट कीजिए। निश्चित तौर पर हमको सफलता मिलेगी। घबराने का नहीं है, लड़ने का है, आपके राइट्स को सिक्योर करने का है। तो साथियों जब भी कोई बात कहें लिखित में कहें, पर लिखित का मतलब ये नहीं कि सामान्य बात हम लिख के दिए, हर एक पॉइंट को हमको लिखना है स्पेसिफिक। अगर कोई खंडन है तो उसको लिखें स्पेसिफिक और कोई लॉ पॉइंट है तो उसको लिखें स्पेसिफिक और जो भी अथॉरिटीज़ हैं दे आर बाउंड टू फॉलो द लॉ लेड ऑन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और अगर ये नहीं मानेंगे तो इवन यू कुड सर्व अ नोटिस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो साथियों कुल मिला के राइट्स आपके हैं, सुरक्षित कैसे करना है ये आपकी जिम्मेदारी है, जिसका रास्ता क्या है ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। तो साथियों ऐसे ही टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।